क्या हो क्या रहा है? अरे आप पैसे कैसे घर में घुस सकते हैं? आप क्या कर रही है? एक तो चोरी है, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, किस चीज के लिए? ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मैं पुलिस को बुलाऊंगी, आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। धमकी दे रही हैं? मैं धमकी नहीं दे रही, मैं पुलिस को सबको बुलाऊंगी। पकड़ो और सोसाइटी के नीचे लेके चलो, फिर बताएंगे इनको क्या किया। अरे लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम लोग लेके चलो। क्या है? पर हमने किया क्या है? इसके कान के नीचे एक बजाओ, तब इसे पता चलेगा कि इसने किया क्या। अरे आप ऐसे किसी को जब एक भीड़ एक समूह इकट्ठा होता है तो सभी शेर बन जाते हैं। एक दूसरे के कंधे का सहारा लेकर वो गुस्से की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। जब कोई नैतिक यानी कि मॉरल पुलिसिंग का जिम्मा उठा लेता है तो नैतिक और अनैतिक के बीच की लकीर वही अपनी मर्जी से खींचता है। और ये जिम्मा उठाया था मिसेस पारिक ने। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि मिसेस पारिक के गुस्से की वजह सिर्फ ये नहीं। सर, ये गुंडे नहीं है, मेरी एनजीओ के कार्यकर्ता है। ये जो भी करते हैं ये समाज की भलाई के लिए करते हैं। अगर हमें पहुंचने में जरा सी भी देर हो जाती तो उस लड़की को जान से मार देते हैं लोग। क्या सर, इसका इल्जाम भी आप हम पर ही लगा रहे हैं? वो लड़की और उसकी दोस्तों ने हम पर हमला किया था। पूछिए, ये सोसाइटी के चेयरमैन है, इनसे पूछिए। यस सर, हम तो सिर्फ उन्हें समझाने गए, लेकिन नेहा ने और उसके दोस्तों ने हम पे अटैक किया और उसके बाद देखिए, नेहा और उसके दोस्तों ने हमें बताया है कि वो अपने घर में पीसफुली पार्टी कर रहे थे और आप ही लोग उसके घर में घुस गए थे। क्या सर, आपको तो मालूम है ना आजकल के छोकरा छोकरी कैसे पार्टियां करती है? अधनंगे होकर शराब पीते हैं, और ये सब हम अपनी सोसाइटी में नहीं चलने दे सकते सर। तो आप क्या इस सोसाइटी के गार्जियन हैं? नहीं सर, मैं अपने कल्चर की गार्डियन हूँ, और अगर मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई भी केस दर्ज हुआ तो मैं आंदोलन करूंगी। देखिए, आप शुक्र मनाइए कि नेहा ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, ना ही उसके दोस्तों ने कोई कंप्लेन की है, शायद इन लोगों के डर से। लेकिन अगर नेहा ने रिपोर्ट दर्ज की तो आपको अपने कार्यकर्ताओं के साथ आपका आंदोलन हवालात में करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो नेहा और उसके दोस्तों के खिलाफ मैं भी रिपोर्ट दर्ज करूंगी, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के नाबालिग बच्चों को बहलाकर फुसलाकर उनका इस्तेमाल कर रही है। सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ए, क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बनी है? नहीं कुछ नहीं, वो पढ़ाई की टेंशन हो रही है। पढ़ाई? नोट्स लेने गया था। नोट्स? हाँ। पढ़ाई किस चिड़िया का नाम है मालूम भी है तुझे? कभी कभार तो किताबों के ऊपर की धूल झाड़ लिया कर। अब यहाँ खड़ा क्यों है? जा, चल पढ़ाई करने जा। चेयरमैन के सामने चल के बताना। मैं दिखती हूँ, तू बैठ, पढ़। तो आपने इस बात की शिकायत क्यों नहीं की? सर, इन्होंने मुझसे शिकायत की थी। ऑफिशियली सोसाइटी ने नेहा को नोटिस भी भेजा था कि वो फ्लैट खाली कर दे, लेकिन उसे साफ मना कर दिया सर। 100 बात की एक बात सर, नेहा जैसी लड़की को हम अपने सोसाइटी में नहीं रहने दे सकते, बस। अब तबीयत कैसी है आपकी? पहले से काफ़ी बेटर है। देखिए नेहा जी, मुंबई में किसी भी सोसाइटी में रहने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर आप इस सोसाइटी में रह रही हैं तो आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। मिसेस पारिक कौन होती है मुझे ये बताने वाली कि मैं क्या पहनूं, किससे मिलूं, किससे दोस्ती रखूं? मिसेस पारिक का तो कहना है कि आप इस सोसाइटी के टीनेज लड़कों को बहला रही हैं। बहला रही हूँ? मेरे पास कुछ और काम नहीं है क्या? मुझे तो खुद ये सोसाइटी के बच्चों ने दुखी किया हुआ है। उस दिन भी मैं ऑफिस से आई तो पर हुआ क्या मैडम? किसने फेंका ये ऊपर से? मैडम, वो कुछ बच्चे थे।
मेरे सामने चल के बताना तू। चेयरमैन प्लीज आई एम सॉरी वो सच्ची में गलती से गिरा प्लीज प्लीज। उस दिन जब मिसेस पारेख ने उस लड़के के साथ मुझे सीढ़ियों पे देखा तो उनको लगा कि मैं उसके साथ कुछ गलत कर रही हूँ, जबकि मैं तो उसको सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी। उसी रात सोसाइटी के चेयरमैन ने मुझे नोटिस भेज दिया कि मैं ये फ्लैट खाली कर दूँ। इस शहर में आपकी फैमिली से कोई और है? जी नहीं, माँ है, वो इंदौर में रहती हैं। देखिए मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, मैं किसी भी झमेले में नहीं पड़ना चाहती, सो जस्ट कीप मी आउट ऑफ दिस। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो लड़की सोसाइटी के बाहर 1 हफ्ते के अंदर चाहिए बस। तुम क्यों टेंशन लेती हो अनीता? उसकी शादी होने वाली है 1 महीने के अंदर, चली जाएगी वो। मुझे उस लड़की से या उसकी शादी से कोई लेना देना नहीं है। इस रात सोसाइटी में जो हंगामा हुआ था ना, उसकी वजह से काफी लोग मेरे फेवर में आ चुके। देखिए, इस सोसाइटी में कुल 16 बिल्डिंग है और इतनी बड़ी सोसाइटी का चेयरमैन होने का मतलब जानते हैं आप? मेरी जगह पे अगर कोई और चेयरमैन बन गया ना, तो सोसाइटी का हिसाब कैसे जस्टिफाई करोगे? जानता हूं कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन समझो कि उस लड़की के फेवर में भी फ्लैट वाले काफी हैं और ऊपर से वो राहन है। पॉलिटिकल सपोर्ट है उसके पीछे। तो मालूम है मुझे, वही पॉलिटिकल सपोर्ट तो निकालना है। अगर 5% लोग नेहा की तरफ से है ना, तो बाकी 95% लोग मेरी तरफ से हैं। और जिसका जितना वोट बैंक, उसका उतना ही बोलबाला। भीड़ को अपनी तरफ करने के लिए किसी मुद्दे को उठाना पड़ता है। अब वो मुद्दा सही है या गलत है, इसका फैसला तो बाद में होता है, पहले तो सिर्फ नुकसान होता है। मिसेस पारेख ने भी मुद्दा उठाया था। लड़ाई दरअसल मिसेस पारेख और नेहा के बीच थी ही नहीं, लड़ाई तो थी सोसाइटी का चेयरमैन बनने की। नेहा तो सिर्फ एक प्यादा थी जिसे मिसेस पारेख चल रही थी। अगर इस लड़ाई में प्यादे की मौत भी हो जाती है तो क्या, प्यादा तो होता ही इसीलिए है। मगर अब जो होने वाला था वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सर मेरे बेटा लापता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैंने उसके दोस्तों को भी फोन किया, लेकिन उन्हें भी खबर नहीं वो कहाँ है। सर मैडम प्लीज आप शांत होइए, प्लीज बैठिए बैठिए। उसे ढूंढिए जल्दी। ये बताइए कि आपका बेटा कब से घर नहीं आया? रात से उसका फोन किया था सर उसको फोन, लेकिन अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ गया। कहाँ रहते हैं आप लोग? सर, इसने अपने सोसाइटी में। आप कौन? सर, उस सोसाइटी का चेयरमैन हूं मैं। मैडम आपके पास आपके बेटे का कोई फोटो? फोटो है सर, मोबाइल में। सर मेरा बेटा है। क्या नाम है बच्चे का? रघुवेश पारेख। उम्र? 15 साल। शिंदे। रघुवेश पारेख 15 वर्षाचा। सारे पुलिस स्टेशन में इसका फोटो भेज दो, जीआरपी को भी। सर, हम लोग कल रात को छत पे पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद मैं घर आ गया था। तुम लोग छत पे क्यों पढ़ाई कर रहे थे? घर पे क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे थे तुम लोग? रघुवेश वो करता है। अच्छा, और तुम लोग नहीं करते? ये टेरेस की चाबी तुम लोग के पास कहाँ से आई? वॉचमैन ने दी या तुम लोगों ने चुराई? नहीं सर, रघुवेश के पास और एक चाबी रहती थी। आइए। रघुवेश को यहाँ की चाबी आपने दी थी? नहीं सर, यहाँ की चाबी तो वॉचमैन भी बगैर इजाजत के नहीं ले जा सकता सर। तो फिर रघुवेश के पास यहाँ की चाबी आई कहाँ से? सर वो, तुम उस तरफ देखना। लिया। यहाँ और कौन कौन आता है? कोई नहीं सर। दरअसल बात यह है कि जो बगल वाली सोसाइटी है ना, उसकी छत पे से किसी लेडी ने कूदकर आत्महत्या की थी। इसके बाद हम लोग चाबी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे सर। इतने स्ट्रिक्ट कि रघुवेश के पास यहाँ की चाबी थी। बच्चे यहाँ आके सिगरेट पीते थे और आपको खबर तक नहीं। वो क्या वहाँ पे? सर वो मेरे घर का कचरा है सर। फर्नीचर का काम हो रहा था तो यहाँ रख दिया सर। 2 दिन से एक्चुअल सफाई वाला नहीं आ रहा था ना सर, इसलिए सफाई नहीं कर पाए। आप में से रघुवेश को आखिरी बार किसने देखा था? सर मैंने देखा था।
सुबह कल कॉलेज जाते हुए। मैडम, आपको किसी पे शक है? देखिए सर, मैंने तो हमेशा इस सोसाइटी के लोगों के अच्छे के लिए आवाज उठाई, और जब आप किसी का अच्छा करते हैं तो दुश्मन तो बनते ही है ना सर। उस नेहा के खिलाफ भी मैंने आवाज उठाई थी, तो वो भी तो मेरी दुश्मन हुई ना। वो राणे है ना, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मिसेस पारिक जो सोसाइटी का इलेक्शन लड़े। ये राणे कौन है? गुंडा है सर। इस सोसाइटी में 3-3 फ्लैट है उसके, और सर इस बार वो मिसेस पारिक के खिलाफ सोसाइटी का इलेक्शन भी लड़ रहा है सर। जी। अरे चिंटू, 2 चाय और ले गया सर के लिए। सर प्लीज बैठिए। आप तो जानते होंगे कि मिसेस पारेख का लड़का गायब हो गया। जी सर, बड़ा दुख हुआ ये जानकर। आप जानते थे उस लड़के को? सर जानता था, ऐसी सोसाइटी का लड़का था, मेरे लड़के का अच्छा दोस्त भी था। एक बात बताइए, आपका मिसेस पारेख के साथ कोई झगड़ा वगैरह, कोई अनबन? सर राजनीति में तो ये मामूली कहासुनी होती रहती है। राजनीति? सर ये सोसाइटी के इलेक्शंस और क्या, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। वैसे सर एक बात कहूँ, ये मिसेस पारिक और मिस्टर पटेल, ये सर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। इसका मतलब मिसेस पारेख के इलेक्शन ना लड़ने से आपको बहुत फायदा है। हमें क्या फायदा है सर, मैं आपका मतलब नहीं समझा। अब दोबारा आएंगे पूछताछ करने, कुछ याद आए तो हमें जरूर बताइएगा। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी। आपने राघवेश को आखिरी बार कब देखा था? मैं तो किसी राघवेश को नहीं जानती। मिसेस पारेख का बेटा राघवेश? लेकिन मैं मिसेस पारेख के बेटे को नहीं जानती। लेकिन मिसेस पारेख तो कह रही थी कि आप... झूठी है वो औरत। मुझे तो ये समझ में नहीं आता उनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। आज अगर मेरी एंगेजमेंट टूटने पर आ गई है तो वो भी उन्हीं की वजह से। फोटो देखा ना, ये देखिए। मैंने देखा है इसे सोसाइटी में, लेकिन मैं इसका नाम नहीं जानती। ये लड़का कल से लापता है। What? लापता है? स्ट्रेंज, बट मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताइएगा। राघवेश का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने किडनैपिंग का एंगल भी ओपन रखा था, लेकिन दूसरे दिन भी फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया। राघवेश का फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने उसके फोन की लोकेशन जानने के लिए साइबर सेल की मदद ली। पुलिस को अब यकीन हो चला था कि राघवेश के गायब होने का संबंध सोसाइटी की राजनीति से ही था, जिसका एक अहम हिस्सा था रहाणे। लेकिन रहाणे ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिससे पुलिस की आंखें भी खुली रह गई। नमस्ते सर, वो आपने कहा था ना सर कुछ मिले तो बताना। ये सर उस लड़की नेहा का वीडियो मिला है सर, जिसपे मिसेस पारिक और मिस्टर पटेल ने हमला करवाया था। सर प्लीज देखिए आप। ये वीडियो आपको कहाँ से मिला? सर ये इंटरनेट पे है सर, सब जगह वायरल हो चुका है सर। क्या आप जानते थे कि आपका ये वीडियो? जी हाँ। कब से? जब आप पूछताछ करने के लिए आए थे उस वक्त मेरे फियांसे के साथ इसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो मेरी है जो मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। तुम्हें पता तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी हुई है मेरे रिश्तेदारों में। शरद, लेकिन तुम मेरी बात को तो समझो ना। समझने के लिए कुछ नहीं रह गया नेहा। और सुनो, दोबारा मुझे भूल कर भी फोन मत करना। तो आपने हमें ये बात उस समय क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो सिर्फ शरद को भेजा गया है मुझे परेशान करने के लिए, या पब्लिकली सर्कुलेट हुआ है। मैं और बदनाम नहीं होना चाहती थी, इस वजह से मैंने नहीं बताया। आपको आइडिया कि ये वीडियो शरद के पास कैसे पहुंचा? जी नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। बस उस दिन के बाद से उसने मंगनी तोड़ दी और मेरा फोन कभी नहीं उठाया। आपको कोई अंदेशा है कि ये वीडियो कब और किसने बनाया होगा? अभी तक तो मुझे नहीं पता था, लेकिन कौन है वहां पे? तो आपने उसी वक्त इस बात की कंप्लेन क्यों नहीं की? मुझे नहीं पता था कि
वो लोग वीडियो बना रहे हैं। मुझे लगा था कि शायद बस ताका झाकी कर रहे हैं। मैंने इस बात की कंप्लेंट जाकर चेयरमैन मिस्टर पटेल से की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये सब सोसाइटी को बदनाम करने के लिए कर रही हूँ। मैंने ये बात रहाने को भी बताई। रहाने को क्यों? क्योंकि पटेल बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। और रहाने ने क्या कहा? मुझे मालूम है इस सब के पीछे मिसेस पारिक का हाथ है। मिसेस पारिक? क्यों? तुम्हें तंग करने के लिए, और क्यों? ताकि तुम ये सोसाइटी छोड़ के चली जाओ। मगर तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे ये सोसाइटी किसी के बाप का घर है क्या, जो ऐसे ही किसी को भी निकाल देंगे? और तुमने उन लड़कों को तो देखा ही है ना, पहचान जाओगे ना उन्हें। मैंने ठीक से नहीं देखा, लेकिन हाँ अगर मैं देखूंगी तो मैं पहचान जाऊंगी। अगर वो कहीं पे भी इस सोसाइटी में नजर आए ना, मुझे बताना। मिसेस पारिक के घर के सामने। उन्हें नहीं मारा तो मेरा नाम बदल देना। हेलो, वेरी गुड। मुझे वहाँ की लोकेशन डिटेल्स भेजो। हाँ, हम वहाँ पहुँच गए। यहाँ रुको। हाँ, थैंक यू साहब, हम वहाँ पहुँच गए। साइबर सेल से जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले वो इसी जगह के। फोन यहीं कहीं होना चाहिए। जाओ ठीक से देखो। पाटिल, शिंदे, इकडे बघा। सर, ये जगह उस सोसाइटी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। जिसने भी फोन यहाँ फेंका है, लगता है वो बहुत जल्दी में था। यस सर। मेरे बेटे का ही मोबाइल है ये। मैंने उसे बर्थडे पे गिफ्ट किया। बर्थडे पे गिफ्ट। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मुझसे एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि शायद तुम ही एक ऐसी कड़ी हो जो राघवेश के गायब होने के पहले के हालात को जोड़ सकती हो। मैं आपको पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। एक बात तुमने हमें नहीं बताई कि ये राणे तुम्हारे घर अक्सर क्यों आता जाता है। वो सिर्फ एक ही बार आया था, और उस रात वो कुछ नशे में लग रहा था। उन लड़कों को मिसेस पारिक ने भेजा था। क्या? मगर क्यों? ताकि वो तुम्हें तंग कर सकें, तुम ये सोसाइटी छोड़ के चली जाओ। मुझे तंग करके उन्हें क्या मिलेगा? देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ उससे सोसाइटी के कई मेंबर मिसेस पारिक के खिलाफ हैं। अब तुम यहाँ रहोगी तो उनके खिलाफ कुछ बोलोगी भी, करोगी कि नहीं करोगी? अरे खेल बिगड़ जाएगा उनका, पोजीशन खराब हो जाएगी उनकी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जिसने भी तुम्हारे घर में ताक झांक की है, जिसने भी वो एमएमएस बनाया है, उसको मैं उठवा लूंगा, उसको गायब कर दूंगा। हाँ, तुम टेंशन क्यों ले रही है? बहुत लेट हो गया है, मुझे लगता है आपको निकलना चाहिए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है सर? मैं शाखा प्रमुख हूँ, कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं हूँ सर। देखो, आप जो भी हो, कानून के दायरे से बाहर नहीं हो। हमने आपको यहाँ बुलाया, बिना वजह नहीं बुलाया। वजह है हमारे पास। क्या वजह है सर? क्या मेरे पास वजह है मिसेस पारिक के बेटे को गायब करने की? और उन लोगों के पास कोई वजह नहीं है सर। शोक मनाना चाहिए उन्हें, लेकिन वो इलेक्शन लड़ रही है। फिर भी बेटे के गायब होने का सबसे ज्यादा फायदा उन्हें मिलेगा सर। पब्लिक की सिंपैथी उन्हें मिलेगी। आपका मतलब है कि कोई सोसाइटी इलेक्शन जीतने के लिए अपने बच्चे को गायब कर देगा? आपने नेहा से कहा था ना कि जिसने भी उसका वीडियो बनाया उसको आप गायब कर दोगे। अब वो राघवेश गायब हुआ है, इसलिए शक है हमें आपके ऊपर। सर, शक करना पुलिस का काम है। कभी कभी आदमी जोश में ऐसी बातें बोल जाता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सर मैंने मिसेस पारिक के बेटे को गायब किया है। साहब, ये तीनों ना सबको बहुत तंग करते थे। कौन तीनों?
सिंह साहब का बेटा आदित्य, 6 माले वाला निमित और मैडम का बेटा रघुवेश। तो इस बात की कंप्लेन आपने चेयरमैन साहब से क्यों नहीं की? साहब छोटा मुंह बड़ी बात। चेयरमैन साहब मैडम के सामने किसी की सुनते कहाँ हैं साहब। नेहा मैडम अपने काम से काम रखती थी और वो बहुत दुखी थी साहब। उस रात वो नाइट वॉक के लिए जा रही थी, वो भी रोते हुए मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ साहब। इनका बयान नोट करो। यस सर। तुम्हें किसी पे शक है क्या? सर सब पटेल अंकल ने ही किया है। पटेल तुम्हारी सोसाइटी का चेयरमैन? जी सर। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? सर भाई ने उन्हें और मॉम को एक साथ देख लिया था। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो लड़की सोसाइटी के बाहर 1 हफ्ते के अंदर चाहिए बस। तुम क्यों टेंशन लेती हो नीता? उस रात भाई बहुत डिस्टर्ब था, मैं उसे छत पे बुलाने गई थी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ है? हाँ? तो अपनी माँ के बारे में ऐसे बेहुदा बातें करता है? मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है, और ये सारी चीज मैं अपने पापा को और आपकी वाइफ को भी बताने वाला हूँ। अगर ये बात तूने किसी को भी बोला, ना मुंह किसी के भी आगे खोला, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा? वो जो करना है कर लो। कल का छोकरा मुझ पर हाथ उठा रहा है। पटेल बहुत बुरा आदमी है सर। मैंने आखिरी बार भाई को उसी के साथ देखा था। मुझे लगा भाई गुस्से में घर छोड़ के चला गया है, पर ये बात तुमने अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताई? मैंने उन्हें बताई थी सर, पर उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। अच्छा, जो तुम्हारी बिल्डिंग में लड़की रहती है नेहा, उसका और तुम्हारे भाई का कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, राघवेश नेहा से नफरत नहीं करता था, बल्कि जब भी माँ नेहा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलती थी तो भाई को अच्छा नहीं लगता था। इनफैक्ट जब नेहा और उसके दोस्तों पर हमला हुआ तो भाई ने पुलिस को फोन किया था। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या ये बात तुम्हारी मम्मी या मिस्टर पटेल को पता है? नहीं सर, बल्कि उन्हें तो लगा कि पुलिस को फोन रानी अंकल ने करवाया। सर राघवेश के कॉल रिकॉर्ड से भी इतना ही पता चला है कि उसने कॉल अपने फ्रेंड को किया था, जो शायद उसे टेरेस पे बुलाने के लिए था, और सोसाइटी के किसी भी आदमी ने राघवेश को सोसाइटी के बाहर जाते हुए नहीं देखा, और ना ही किसी ने सेल फोन को कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं। यानी जिसने भी राघवेश को गायब किया वो बहुत तेज है और उसने किसी खास मकसद से ऐसा किया। एग्जैक्टली। सर कहीं आपका शक रहने पर तो नहीं? हो सकता है, रहने भी हो सकता है, क्योंकि इस हादसे के बाद मिसेस पारेख सोसाइटी का इलेक्शन लड़ नहीं पाई और राणे अनअपोज जीत जाएगा। कमाल है सर, एक सोसाइटी के इलेक्शन के लिए ये सब। ये मत भूलो रावत, उस सोसाइटी में 16 बिल्डिंग्स, हर बिल्डिंग में 40 फ्लैट्स, तकरीबन 1000 फैमिलीज वहां पर रहती हैं। तो इस सोसाइटी के इलेक्शन के रिजल्ट से वहां के कॉरपोरेशन के इलेक्शन के रिजल्ट्स में भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन सर अब हम राघवेश को ढूंढे कहाँ? मुझे लगता है हमें उसे वहीं जाके ढूंढना चाहिए जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। सर मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला? सर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हम पता कर रहे हैं रावत, मुझे पूरा यकीन है हो ना हो सबूत हमें इसी सोसाइटी में मिलेगा। लेट्स गो। यहाँ पे बदबू कैसी है?
सर वो नीचे से नाला बहता है तो कभी कभी उसी की बदबू बहुत तेज आती है सर। नहीं, ये बदबू नाले की नहीं लगती, शायद उस तरफ से आ रही है। चेक करो पाटिल, साइड में कर दो। देखो ठीक से देखो। टेबल करा। ये बेड खोल के देखो अंदर। रघुवेश, मेरे बेटा, रघुवेश। 3 दिन से राघवेश की बॉडी टेरेस पर पड़ी हुई थी और वो भी एक ऐसे बेड बॉक्स में जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन राघवेश को मारा किसने? राघवेश की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, यानी दुश्मनी मिसेस पारेख की थी और मरना राघवेश को पड़ा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई है। यस सर, और उसी स्पॉट से हमें ये मर्डर वेपन मिला है। ये तो काफी भारी है, इसको उठाकर एम करके किसी के सर पे वार करना ना आसान काम नहीं लगता, खासतौर से किसी लड़की के लिए। राइट सर। एक काम करो, पटेल को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाओ। बोला नहीं साहब, झगड़ा जरूर हुआ था, मैंने मारने की धमकी दी थी, मैंने उसे मारा नहीं, कसम से साहब। वो मेरे बच्चे जैसा था, मैं कैसे मारूंगा उसको? बच्चे जैसा था तुम्हारे? क्योंकि मिसेस पारेख उसकी माँ है और तुम दोनों के बीच में नाजायज संबंध है, इसलिए सिर्फ बच्चे से ने उस लड़की का वीडियो बनाया, एमएमएस बनवाया तुमने। ये काम करते हो? सर ये आइडिया मेरा नहीं था, वो मिसेस पारेख का था। लेकिन ये सब कैसे होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? ये सब करने के लिए वो लड़के राजी होंगे क्या? जरूर होंगे, मजा तो उन्हें भी आएगा ना। दूध के धुले हुए तो है नहीं। मुझे पता है कि वो एडल्ट मैगजीन उन लड़कों ने नहीं फेंकी थी उस लड़की पे। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना। वो क्या? राघवेश को इस सबसे दूर रखना। अगर रघुवेश का नाम इसमें आया तो मेरा नाम भी खराब हो जाएगा। नहीं अंकल, किसी को पता चल गया तो हमारी बैंड बच जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा बेटा। मेरे पापा तो मुझे जान से मार देंगे। और अगर तुम लोगों ने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग टेरेस पे क्या करने के लिए जाते हो। एडल्ट पिक्चर्स देखने जाते हो ना मोबाइल पर, सिगरेट पीने जाते हो ना टेरेस पे। हाँ बेटा डरो मत, मुझे अपना दोस्त समझो। और एक बार तुम लोगों ने वो एमएमएस बनाकर मुझे दे दिया तो पूरी टेरेस तुम्हारी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना आदित्य, इस पूरे खेल में राघवेश को कहीं भी इन्वॉल्व मत करना, समझे? क्या हुआ? चल मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल। तो ये देखते रहे, ठीक है? वीडियो निकाल। कौन है वहाँ पे? पता नहीं सब उन लोगों ने राघवेश को अपने साथ कैसे शामिल कर लिया, मुझे कुछ नहीं पता सर। राघवेश को सब पता चल गया था कि ये तुमने और मिसेस पारेख ने मिलकर किया। उसने तुमसे झगड़ा किया, तुम्हें चाटा मारा और उसी का बदला लेने के लिए आपने उसको जान से मार दिया, है ना? यही हुआ था ना? नहीं सर, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैंने सर, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सोसाइटी इलेक्शन जीतने के लिए आपने एक लड़की को बदनाम कर दिया। नहीं सर, हमने तो सिर्फ एमएमए शूट किया था, उसे पब्लिक बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं था। हाँ, उस नेहा को वो वीडियो दिखाकर डरा धमकाकर मैं उससे उस सोसाइटी से भगाना चाहती थी। राघवेश को यह पता चल गया कि आपके और मिस्टर पटेल के बीच में नाजायज ताल्लुकात थे। आपको डर था कि वो किसी को बता ना दे, इसलिए आपने उसे रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, मैं उसकी माँ थी।
मैं उसे क्यों मारूंगी सर? चेयरमैन बनने के लिए, क्योंकि आपके लिए सोसाइटी का चेयरमैन बनना उसकी माँ होने से ज्यादा जरूरी था। पर मेरे लिए इससे बड़ी सजा तो हो ही नहीं सकती सर कि मैंने अपने बेटे को ही खो दिया। सजा तो आप दोनों को अब और भी मिलेगी। हमने नेहा को यहाँ बुलाया है आप दोनों के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। किसी भी लड़की का उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील वीडियो बनाना कानूनन जुर्म है। निमित और आदित्य ने यह जुर्म किया था, लेकिन उनके पास कत्ल करने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि रघुवेश के सर पर पीछे से वार किया गया था और टेरेस से वो रॉड भी मिल गई जिससे वार किया गया था, लेकिन उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। पुलिस ने शरद पटेल और मिसेस पारेख को हिरासत में ले लिया था, लेकिन अभी कुछ कड़ियां मिसिंग थी। पुलिस अब भी यकीन से नहीं कह पा रही थी कि कातिल कौन है। नहीं रावत, अभी भी ये केस कुछ अधूरा सा लग रहा है। You're right, सर। और ये मानना बहुत ही मुश्किल है कि मिसेस पारेख खुद अपने बेटे का खून करेगी। माना कि वो महत्वाकांक्षी है, लेकिन कातिल नहीं। और वो पटेल? पटेल के पास कोई ठोस वजह नहीं है उसको मारने की। और फिर मिसेस पारेख और पटेल ने तो मिलके नेहा का एमएमएस बनाया। कोई और बात होनी चाहिए। हमें ये मोबाइल बाहर कचरे के डब्बे से मिला जो सोसाइटी के बिल्कुल पास है। याद है उस दिन वॉचमैन ने हमें क्या कहा था कि उस रात उसने सोसाइटी के बाहर जाते हुए किस किस को देखा? इसका मतलब? हाँ रावत, जिस रात मर्डर हुआ था उस रात पटेल और रघुवेश का टेरेस पे झगड़ा हुआ। कातिल ने पटेल को नीचे जाते हुए देखा होगा और उसे किसी तरह यह पता चल गया होगा कि रघुवेश टेरेस पर अकेला है और मिसेस पारेख और रघुवेश पर उसको पहले से गुस्सा था। यानी कि कातिल ने कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन मौका मिला तो। You're right. बुलाओ उसको। यस सर। देखिए, हमारा फर्ज बनता है कि आपको आपके अधिकार से परिचित कराना। किसी भी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसका वीडियो बनाना या फोटो खींचना दंडनीय अपराध है। आप चाहे तो उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है। क्या आपको पता था कि रघुवेश और उसके दोस्तों ने आपका वीडियो बनाया? जी नहीं। तो पता कब चला आपको? जब शरद ने मुझे वो वीडियो भेजा। खैर, आप अपनी कंप्लेंट लिखवा दीजिए। रावत, इनकी रिपोर्ट लिखो। नेहा जी, एक बात बताइए, जिस रात रघुवेश गायब हुआ उस रात आप बाहर कहाँ गई थी? उस रात वो नाइट वॉक के लिए जा रही थी, वो भी रोते हुए। जी, वो वॉक करने के लिए। टहलने का बहुत शौक है आपको? रात को अकेले, वो भी रोते हुए? अब तुम खुद बताओगे कि हम अपने तरीके से पूछें? आप लोग क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। लेके चलो इसको। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें पहले से ही पता था कि राघवेश और उसके दोस्तों ने तुम्हारा वीडियो बनाया? हाँ? पता था कि नहीं? बोलो। पता था। शरद ने मेरे पास आने से पहले मुझे वीडियो भेज दिया था। तब मुझे पता चला कि वो लड़के सिर्फ ताका झाकी नहीं कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। इसलिए तुमने राघवेश को मार दिया? मैंने नहीं मारा। झूठ मत बोलो। तुम उस रात राघवेश से मिलने गई टेरेस पे और फिर तुमने उसकी जान ली, उसकी बॉडी छुपाई और फिर मोबाइल फोन फेंकने बाहर चली गई। यही हुआ था ना? वॉचमैन ने तुम्हें देखा था बाहर जाते हुए। देखो, अब सब सच सच बता दो वरना। बोलो। हाँ, ये सच है। उससे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब शरद ने मुझे ये वीडियो भेजा तो मैं शॉक हो गई। मुझे शरद कॉल किया। शरद प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? शरद देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था वो लोग वीडियो बना रहे हैं। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता ना नेहा। शरद। क्या शरद? इट्स ओवर। शरद प्लीज देखो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। देखो, आज तो मैंने तुम्हारा फोन उठा लिया है। अगर आज के बाद दोबारा फोन किया ना तुमने नेहा, तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगा। शरद प्लीज मेरी बात सुनो, मर जाऊंगी, प्लीज ऐसा मत। शरद
मुझ पे हाथ उठाता है। ऋग्वेश, बड़ा मजा आ रहा है ना? I can explain. मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी माँ बोल रही थी कि तुम दारू सोसाइटी में नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। भले ही तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन किसी की जान लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। नेहा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। नैतिकता की बात करने वाली मिसेस पारिक खुद अपनी निजी जिंदगी में अनैतिकता का पालन कर रही थी। मॉरल पुलिसिंग और सोसाइटी में अधिकार जमाने में वो अंधी हो गई थी और इसका खामियाजा उन्हें अपने बेटे की जिंदगी से भुगतना पड़ा। शरत ने नेहा से नाता सिर्फ इसलिए तोड़ लिया क्योंकि किसी ने उसका वीडियो बनाया। नैतिक, अनैतिक और अधिकार पाने की लालसा के इस खेल में एक बच्चे की जान चली गई और एक लड़की कातिल बन गई। इस पेचीदा केस को सॉल्व करने के लिए मुंबई पुलिस की तारीफ करनी होगी। बाबूजी। हाँ बेटा। राम कुमार कल रात से घर नहीं आए हैं। कहा? कल रात से घर नहीं आए? जी बाबूजी। कुछ बता के गया था कि कहीं जाने वाला है? नहीं बाबूजी, कुछ बताकर तो नहीं गए, पर कल रात खाने के बाद से बड़े ही परेशान थे। इतनी देर तक तो कभी घर से बाहर नहीं रहता है, जरा देखिए ना। अरे तुम लोग चिंता मत करो, जरूर किसी दोस्त के ही गया होगा, मैं देख के आता हूँ। ठीक है? हाँ बिमला मौसी, राम कुमार आया है का? चिंता मत करिए माँ जी, राम कुमार जल्दी आ जाएंगे। क्या हुआ? कुछ पता चला का? सब जगह ढूंढ लिया, कुछ पता नहीं चला।
एक काम कीजिए ना, अखिलेश को फोन लगा के देखिए ना, शायद कुछ पता चले। हाँ बाबूजी, ये रामकुमार कल रहे रात से घर नहीं लौटा है। हमका काम मालूम बाबूजी, 5 साल से हमरे उका कौनो बातचीत ना है। उका कुछ हुआ करे ना तो हमका फोन मत घुमावा करो। वो जिए चाहे मरे, हमरी बला से हम उकी कौनो खोज खबर नहीं रखते हैं। अब फोन रखो, बाद में बात करो। क्या बोला अखिलेश? उनको कुछ नहीं पता। एक काम करते हैं, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। बेटा हम भी देख करके आते हैं। एक कत्ल और एक गुमशुदगी, क्या इन दोनों घटनाओं के तार एक दूसरे से जुड़े हुए थे? मरने वाला कौन था और मारने वाला कौन था? और इस सब में रामकुमार की क्या हिस्सेदारी थी? क्या कातिल रामकुमार ही था जो कत्ल करने के बाद भाग निकला? सवाल कई थे और जवाब एक भी नहीं। रामकुमार के माँ बाप ब्रिजेश्वर और सुमित्रा हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे कि कहीं से उनके बेटे का पता चल जाए। साहब, मेरा बेटा कल रात से घर नहीं आया। क्या नाम है आपके बेटे का? रामकुमार। उसने आपको बताया कि कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है? कुछ नहीं बताया साहब। उसके सारे दोस्त लोगों से पूछ लिया, आस पड़ोस में ढूंढ लिया। अच्छा, आपकी फैमिली में आपके अलावा और कौन कौन रहता है? हम हैं, हमारी पत्नी सुमित्रा और रेखा। और आप कौन? साहब हमारा नाम संतोष है। हम ही रेखा को लेके आए थे चाचा के पास। हम लोग रामकुमार और रेखा की शादी के बारे में सोच रहे थे। आपका मतलब कि शादी से पहले ही आपकी होने वाली बहू आपके घर पे रहती थी? जी साहब। अभी कहाँ है रेखा? तो रेखा, तुम्हारी शादी की बातचीत चल रही थी रामकुमार से? जी साहब, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से कहाँ गया होगा रामकुमार? वो तो हमको नहीं पता साहब। कल रात से वो बहुत ही परेशान लग रहे थे। क्यों, ऐसा क्या हो गया था? क्या हुआ बेटा? खाना क्या नहीं खा रहा? देखो बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। रेखा बहुत ही अच्छी लड़की है। इससे अच्छी बहू हमारे घर के लिए और कोई नहीं हो सकती है। शादी ब्याह करो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। ये जिंदगी है बाबूजी, कौन रिक्शा ठेला नहीं जो धक्का देके आगे बढ़ा दें। अभी हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। मने जाएंगे, नौकरी करेंगे, पैसा वैसा इकट्ठा करके फिर शादी ब्याह के बारे में सोचेंगे। अरे पगला गए हो क्या? फिर वहीं जाओगे? अरे एक बार तो जेल जाने से बच गए हो। अरे कल को कुछ ऊंचा नीचा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? अरे सुनो ना बाबूजी, लाख करो चतराई कर्म का लेखा कहूँ ना जाए, और इस सब के डर से का हम अपनी जिंदगी खत्म कर लें। अरे जिंदगी खत्म करने के लिए कौन कह रहा है बेटा? अरे अपने खेत है, बैल है, जमीन है, यही कमाओ, यही खाओ। कम से कम चैन की नींद तो सो पाओगे। कितना सुख चैन सुकून है हमें सब पता है बाबूजी। आप अपनी सलाह अपने पास रखिए, हम देख लेंगे हमें क्या करना है। अरे राम, अरे बेटा सुन दो। सुनो तो। क्या हो गया लड़के को, कैसा बर्ताव कर रहा है? सुनिए। परेशान मत करो, हमारा दिमाग बहुत खराब है यहाँ। अरे सुनिए तो, अरे सुनिए तो। वही जो निकले अब तक नहीं आए। बहुत ही गुस्से में थे साहब। हमने सोचा कि हम एक बार पूछ लें, पर वो कहा है ना साहब, हमारी हिम्मत ही नहीं हुआ। मानेर की क्या कहानी है? ऐसा क्या हुआ था कि रामकुमार जेल जाते थे बच्चा? साहब मानेर में बस एक छोटा सा हादसा हो गया था। क्या हुआ था मानेर में? साहब मानेर पेपर फैक्ट्री में हम सुपरवाइज़र का काम करते हैं। गांव से 20 किलोमीटर है फैक्ट्री। राम को काम की तलाश थी तो हमने उसको फैक्ट्री में काम दिलवा दिया था। एक दिन काम करते समय रामकुमार से मशीन का एक बटन गलती से दब गया साहब, जिसके कारण एक नाक का एक हाथ जो है मशीन में फंस के कट गया। राम, क्या हुआ? गांव चले जाओ, बाबूजी को तुम्हारी ज़रूरत भी है, और यहाँ का जो कुछ भी है ना उसका चिंता मत करो तुम, हम सब संभाल लेंगे। ये लो भैया, ये कब रख लो।
राम तो बहुत ही भोला लड़का है सर। जो हुआ उसका दुख हमको भी हो रहा है। रेखा हमारी मुंह बोली बहन है, इसीलिए तो इसका रिश्ता लेके आए थे हम उसके लिए, ताकि उसके जीवन में भी थोड़ी सी खुशी आए। ठीक है, तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो वापस बुलाएंगे। मुश्ताक सर, सबसे पहले राम कुमार के मानेर कांड की डिटेल निकालो। कभी कभी अतीत में हुई एक गलती हमारे आज पे भारी पड़ जाती है। हो सकता है राम कुमार का गायब होना भी उस हादसे से जुड़ा हो। और हाँ, राम कुमार के आसपास के लोगों और गांव वालों से पूछताछ करो। हो सकता है किसी ने राम कुमार को उस रात कहीं आते जाते देखा हो। यस सर, मैं फौरन 2 टीम तैयार करता हूँ। एक टीम के साथ खुद मानेर निकलता हूँ और दूसरी टीम गांव में पूछताछ के लिए भेजता हूँ सर। हाँ गुप्ता सर, घर के आसपास पूछताछ की पर ज्यादा कुछ खास पता नहीं चला, मगर हमें ये पता चला कि राम की अपने भाई से बनती नहीं थी। अखिलेश। हाँ साहब, हमारी अखिलेश है। अखिलेश तुम्हारा भाई कल रात से घर नहीं पहुंचा, कोई आइडिया कहाँ होगा? नहीं साहब, वो तो बाबूजी का फोन आया था कि वो घर नहीं लौटा है। ऐसे साहब हमारी उससे बनती नहीं थी, हमका कुछ नहीं पता साहब। पता नहीं या फिर बताना नहीं चाहते? ये क्या कह रहे हैं साहब, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये है अखिलेश कि तुम्हारे भाई के गायब होने में कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है? अरे हम काहे करेंगे ये सब, बनती तो इसलिए नहीं थी साहब कि हमारे बाबूजी ने सारी जायदाद तो कर दी उसके नाम, और हमरे हिस्से में आई केवल भीख। और वैसे भी हमरा उससे कौनो मतलब नहीं साहब। हम यहाँ अपने बीवी बच्चन के साथ अच्छे से जिंदगी काट रहे हैं साहब। हम ये सब करके अपनी जिंदगी थोड़ी खराब करेंगे साहब। बेटा, तुमने जाना जरूरी है का? बाबूजी, हम जाना तो नहीं चाहते थे, पर चाचा, वापस फैक्ट्री जाना बहुत ज़रूरी है, पर हमारा कोई काम हो या कोई सहायता चाहिए तो फ़ोन करिएगा। और चाचा, राम मिल जाएगा, एतबार रखिए। अच्छा, हम चलते हैं, प्रणाम। खुश रहो बेटा। सर, मैंने मानेर में काफी पूछताछ की। रेखा के कई चाहने वाले निकले सर। उसका भाई आनंद भी उसी फैक्ट्री में काम करता है जिसमें संतोष काम करता है। सर, दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए भाई ने बहन को संतोष के साथ रामकुमार के घर भेजा ताकि शादी की बात पक्की हो सके सर। और एक बात और सर, मैंने रामकुमार के भाई अखिलेश से भी बात की। सर, अखिलेश और रामकुमार के बीच बनती तो नहीं थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो अपने भाई को गायब करवा सकता है सर, क्योंकि उसके घर में एक पत्नी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं सर। और ये एकनाथ की क्या रिपोर्ट है? सर, एकनाथ भी रेखा को काफी पसंद करता है। सर, ये राकेश है, राम कुमार के घर के पास में ही रहता है। इसने उस रात कुछ देखा है सर। क्या देखा था? साहब, हम उसको एक आदमी के साथ देखे थे। वो लोग झगड़ा कर रहे थे। अंधेरा ज़्यादा होने के कारण हम उसका चेहरा तो नहीं देख पाए, पर हाँ साहब, उसका एक हाथ नहीं था। तो एकनाथ था उस रात उसके साथ। मुश्ताक सर, चलो इस एकनाथ की खोज खबर ली जाए, पता तो चले कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इतनी रात गए इन दोनों को एक साथ मिलना पड़ा। सर, दरवाजा खोलो। अरे काहे पकड़ रहे साहब हमको? हम का किए हम? पहले जितना पूछ रहा हूँ सच सच बोल। जिस रात राम कुमार गायब हुआ तो उसके साथ था, माजरा क्या है? ये महज इत्तेफाक है या तेरी कोई प्लानिंग थी? हम कोनो प्लानिंग नहीं किए हैं साहब। हम काहे करेंगे कोनो प्लानिंग? बस बात यह है कि हम रेखा को बहुत पसंद करते हैं साहब, और वो भी हमको बहुत पसंद करती है। बस यही समझाए को गए थे हम राम कुमार को, ताकि वो पीछे हट जाए
और 3 जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएं। क्या बात कर रहे हो एकनाथ, पगला गए हो क्या? पगला नहीं गए, सच बता रहे हैं, सच। और ये बात कान खोल के सुन लो, ये शादी से कौनों का भला नहीं होगा और रेखा भी हमको पसंद करती है। हाँ, जैसे तुम कह दी और हम मान लिए। बस इतना ही बात था साहब, हम भला उनको काहे कुछ करेंगे। मुश्ताक सर, रेखा का कहना है कि राम कुमार और वो एक दूसरे को प्यार करते थे, और यहाँ एकांत कह रहा है कि वो और रेखा एक दूसरे को पसंद करते थे। कहीं ये सारा कुछ रेखा की वजह से तो नहीं हो रहा है? सर, रेखा के भाई आनंद तिवारी से बातचीत करते हैं, वो इन सबको जरूर जानता होगा, और एक भाई होने के नाते उसे ये जरूर पता होगा कि रेखा के आगे पीछे कौन कौन था और किस वजह से था, और रेखा किसे पसंद करती थी। तनिक मुस्कुराइए ना। काहे मुस्कुराए? अरे मुस्कुराती तो बहुत अच्छी लगती है। पर काहे मुस्कुराए? कोई वजह भी तो होनी चाहिए। अरे हम तुम्हारे सरप्राइज लेके आए हैं। सरप्राइज? दिखाइए तो। अरे ऐसे कैसे दिखा दो, पहले मुस्कुराइए तो सही। फिर दिखाओगे? हाँ तो ठीक है। आय हाय, क्या मुस्कुराती हो। कहाँ गया? ये देखो नया फोन। दिखाओ तो। अरे रुकिए तो एक फोटो खींचते हैं, ठीक है? कैसे लग रहे हैं हम? अरे बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब दिखा भी दीजिए। हम दिखाते हैं ना आपको। अरे कुछ करने को दीजिए ना। अरे आनंद तिवारी। जी साहब। आनंद। जी साहब। तुम्हें राम कुमार में ऐसा क्या दिखा कि तुमने अपनी बहन को सीधा उसके घर ही भेज दिया? रिश्ते की बात ऐसी भी हो सकती थी। साहब, हमने राम कुमार को फैक्ट्री में काम करते देखा था, बहुत ही मेहनती लड़का है। हमको लगा कि हमारी बहन के लिए इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता, इसीलिए हमने संतोष के साथ रेखा को राम कुमार के घर भेजा, ताकि राम कुमार के माँ बाबूजी भी रेखा को देख लें। और ये एकनाथ का क्या चक्कर है? सर वो तो बहुत आदमी है साला। सर हमारी बहन पे गंदी नजर डाले बैठा, कई बार वो रेखा को छेड़ा है। बहुत घटिया आदमी है साहब। राम कुमार और रेखा ने एक दूसरे को पसंद कैसे किया? वो दोनों परसा खेड़ा में मिलते थे, वहीं से एक दूसरे को पसंद करने लगे। रेखा भी कहाँ है? सब वो कुछ सामान लाने के लिए बाजार गई। राम कुमार का गायब होना, ये बात मुझे कहीं ना कहीं फैक्ट्री के उस हादसे से जुड़ी लगती है। तुम एक काम करो, हादसे के वक्त जितने लोग भी मौजूद थे उन सबसे पूछताछ कराओ। सब आप हैं मैनेजर? हाँ जी, मैं हूँ मैनेजर। हम उस मशीन को देखना चाहते हैं जिससे एकनाथ का हाथ कटा था। जी सर, आइए मैं दिखाता हूँ। इससे पहले भी इस मशीन के साथ कोई हादसा हो चुका है? नहीं साहब, ये ऐसे पहली बार ही हुआ है, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। हमारे सारे मशीन्स की मरम्मत हर महीने होती है। ये जो हादसा हुआ है ना साहब एकनाथ के साथ, ये पहली दफा ही घड़ा है। साहब उस दिन एकनाथ काफी खोया खोया सा लग रहा था, मतलब उसे संभाल के काम करना चाहिए था, क्योंकि कारखाने में आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, यहाँ हमेशा चौकस रहना बहुत जरूरी होता है। साहब हमको तो ऐसा लगता है राम कुमार ने सब कुछ जानबूझकर किया था, एकनाथ रास्ते से हटे और रेखा के लिए रास्ता साफ हो जाए। और उस दिन दोनों बहुत लड़े थे, अब काहे लड़े ये हमें पता नहीं। उस रोज एकनाथ और राम कुमार में झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? साहब ये एक नथवा ना आनंद की बहन रेखा के पीछे पड़ा हुआ था, कभी कभी आते जाते कुछ उल्टा सीधा बोल भी देता था। अब रेखा हमारी भी बहन जैसी है, इसी आदत को लेकर झगड़ा हुआ होगा। सर, मैंने मनेर फैक्ट्री में लोगों से पूछताछ की, कुछ का कहना है कि उस दिन एकनाथ ही खोया खोया सा था, जिसकी वजह से लापरवाही में उसका हाथ कट गया सर। और कुछ लोगों ने बताया कि एकनाथ और राम कुमार के बीच झगड़ा भी हुआ था सर। ये झगड़ा किस वजह से हुआ था? सर संतोष ने बताया कि एकनाथ रेखा के पीछे था और उस पर गंदे गंदे कमेंट्स भी पास करता था। झगड़ा इसी बात को लेकर हुआ था। मुश्ताक, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से एकनाथ को उस मशीन का शिकार बनाया गया? अखिलेश और एकनाथ दोनों के पास राम कुमार को गायब करने की वजह थी, लिहाजा दोनों शक के घेरे में थे। रिश्तों में खटास कभी भी दुश्मनी का रूप ले सकती है, फिर चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो या सगे भाइयों का। दुश्मनी किसी के लिए भी घातक बन सकती है। पुलिस ने राम कुमार से जुड़े हर इंसान और उसके रिश्ते को खंगालना शुरू कर दिया, क्योंकि इस वक्त छोटे से छोटा सुराग भी बड़ा खुलासा कर सकता था।
हाँ सुनो, अरे हमको सब पता उस दिन क्या हुआ था, ठीक है? हाँ, रेखा के बारे में बात करना ज़रूरी है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ हम और तुम, कारखाने के पीछे 8 बजे के बाद, ठीक है? हेलो, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा टहलने निकल गए थे। इतनी रात को किसी को बुलाई तो नहीं हो यहाँ? नहीं, हम किसे बुलाएंगे? आओ बैठो, छोड़ देते हैं। हमरा राम इतना भोला और सीधा है, किसी की बात पर भी भरोसा कर लेता है। फिर यही सोच के तो हमने अपनी आधी से ज्यादा जायदाद उसके नाम कर दी थी, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए। अखिलेश को तो हम जानते हैं, होशियार है, अपनी जिंदगी संवार लेगा। पर हमें क्या पता था कि जायदाद के चक्कर में दोनों भाई एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन जाएंगे। काश दोनों भाई साथ होते। सर, ये रेखा की कॉल डिटेल्स हैं। इसमें उन तमाम लोगों के नंबर्स हैं जिनसे वो फोन पर बात करती थी या जिनके कॉल उससे आते थे। हाँ बोलो। व्हाट? हटो साइड। सर, ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग्स के हैवी डोज की वजह से ही नमन मिश्रा की मौत हुई थी। ड्रग्स का हैवी डोज? इसका मतलब नमन ड्रग्स लेता था। मुश्ताक सर, ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। नमन एक मजदूर आदमी था। वो कितना भी नशेड़ी हो, लेकिन ड्रग्स जैसी चीज का रेगुलर सेवन करना उसके बस की बात नहीं हो सकती। तुम सबसे पहले यह पता लगाओ कि नमन वाकई ड्रग्स लेता था या नहीं। हाँ मुश्ताक। सर, नमन के दोस्तों और उसके परिवार वालों से पूछताछ की। उससे ये पता चला कि वो एक नंबर का नशेड़ी था। शराब तो लगभग वो रोज ही पीता था सर। हाँ, मगर ड्रग्स, वो भी इतनी मात्रा में? देखो मुश्ताक, ड्रग्स के लाइट डोज से आदमी बेहोश हो जाता है, तो नमन इतने हैवी मात्रा में ड्रग्स का डोज कैसे ले सकता है? जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है। हो सकता है कि उसने ये ड्रग्स खुद ना खाया हो, बल्कि उसे किसी ने खिलाया हो सर। पॉसिबल है। रेखा से जुड़े अब तक 3 नाम सामने आ चुके थे, रामकुमार, एकनाथ और नमन। रामकुमार का कोई सुराग नहीं मिल पाया था, एकनाथ का एक एक्सीडेंट में हाथ कट गया था, और अब नमन की मौत। क्या ये तीनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई थी, या फिर कोई था जो रेखा से जुड़े हर नाम के लिए खतरा बना हुआ था? क्या रामकुमार के गायब होने और दूसरी घटनाओं में कोई संबंध था, या फिर रेखा ही इन सब के लिए जिम्मेदार थी? रामकुमार को गायब हुए 2 महीने बीत चुके थे, और अब उसके मिलने की सारी उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया था।
पानी भर गया। हमको ये पानी निकालना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हमारी जमीन बैठ जाए। आ जाओ जल्दी। अंदर के कमरों को भी देखते हैं, कहीं ऐसा ना इतना पानी वहां भी भरा। हाँ चलिए चल। अरे रामकुमार के कमरे में इतना पानी। सुमित्रा पानी जल्दी से निकालना पड़ेगा। अरे बाप रे सुमित्रा। हाँ। ये तो राम को खड़ा है। राम? अरे दुनिया में इसको ढूंढ रहे थे हम। ये एकनाथ का काम नहीं हो सकता। एक हाथ से लाश को वहां तक ले जाना और फिर कब्र खोद कर दफनाना, नॉट पॉसिबल। मुश्ताक, क्या ये पॉसिबल है कि राम कुमार की लाश उसी के घर में गड़ी हो? इतना सब कुछ हो गया और बाप को खबर तक नहीं। सर हो सकता है कि सच में उसे पता ना हो, क्योंकि अगर वो इन सब के पीछे होता तो बारिश के बाद भी लाश के बारे में किसी को पता नहीं चलने देता सर। वो तो ठीक है मुश्ताक, लेकिन हमें अपनी तरफ से एक बार ब्रजेश्वर को टटोलना चाहिए। हो सकता है हमारा अंधेरे में चलाया हुआ तीर सही निशाने पर लग जाए। सर अरे इससे ज्यादा एक बाप का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है साहब, कि उसका जवान बेटा उसके ही घर में दफन रहे और उसका एक बूढ़ा बाप उसकी कब्र पर 2 महीने तक सोता रहे और उसे पता तक नहीं चला। संभालिए अपने आप को, खूनी जो भी है जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा। सर ये राकेश है, अखिलेश का पड़ोसी। राम कुमार के बारे में कुछ है जो हमें बताना चाहता है। हाँ बोलो। अखिलेश के बाबूजी अखिलेश के यहाँ बहुत दिन बाद दिखे, इसलिए हमारा ध्यान उन पे गया। अखिलेश, अखिलेश। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। प्रणाम बाबूजी। हम ये कहने आए थे बेटा कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, घर वापस आ जाओ, जिंदगी की नई सिरे से शुरुआत करते हैं। अब सब खत्म हो चुका है बाबूजी, और आप हमेशा राम कुमार की तारीफ करते रहते हो, तरफदारी करते रहते हो। जब तक वो जिंदा है ना, वो घर में कभी कदम ना रखेंगे। अखिलेश। मुश्ताक, लगता है अखिलेश के पास बहुत कुछ है हमें बताने को। तुम एक काम करो, फौरन एक टीम तैयार करो, अखिलेश के घर पहुंचो। कहीं ऐसा ना हो कि लाश की खबर सुनकर वो भाग निकले। सब साहब ये क्या कर रहे हैं साहब, हमरा विश्वास कीजिए साहब। जो करना है वो पुलिस स्टेशन जाके करेंगे अखिलेश। तो बात अब साफ साफ कर लेते हैं और ध्यान रहे कि दोनों सच ही बोलेंगे। अखिलेश, क्या तुम्हारे पिता कभी तुम्हारे घर आए थे? हाँ साहब। और घर लौटने की बात पर तुम दोनों में बहस भी हुई थी? अब साहब गुस्से में तो मुंह से 2-4 बातें निकली जाती हैं। बात यह है साहब कि हम राम से चिढ़ते बहुत थे। कहे कि बाबूजी ने सारी जायदाद तो उनके नाम कर दी, जी का वो बर्बाद कर देता, और हमका का दिया कछु नहीं। बस साहब यह खातिर हम गुस्से में घर छोड़कर बाहर चले गए। तू चाहे कितनी भी दलील दे ले, लेकिन तुझे देखकर लगता नहीं है कि तू कोई दूध का धुला हुआ है। और ब्रिजेश्वर जी, आप कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बेटा तो खो ही दिया है तो कम से कम दूसरे को बचा लो? हमरे बेटे आपस में झगड़ा भले ही कर सकते हैं, पर हम इतना जानते हैं कि वो किसी का खून नहीं बहा सकते। आपका ये बेटा क्या कर सकता है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ ये आप नहीं जानते। इसलिए दिमाग की नसों पर जोर दीजिए और सोचिए कि क्या किया, किसने किया और क्यों किया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राम कुमार की हत्या हुई थी। किसी ने उसे गला घोटकर मार दिया और फिर लाश को दफना दिया। बॉडी जल्दी सड़ने लगी क्योंकि कातिल ने लाश के साथ नमक का भी इस्तेमाल किया था सर। और सर नमक का इस्तेमाल इसलिए भी किया गया ताकि बदबू को दबाया जा सके। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई घर के अंदर कब्र खोद के बॉडी दफना के चला गया और बाप को खबर तक नहीं हुई। मुझे लगता है सबके पीछे अखिलेश का हाथ है और बाप अब अपने इकलौते बेटे को बचाना चाहता है। या ये भी हो सकता है कि राम की मौत की वजह रेखा बनी हो। आखिर उसके भी फैक्ट्री में चाहने वाले बहुत थे।
हो सकता है उनमें से कोई आया हो और ये सब करके चला गया हो। मुश्ताक सर, मुझे लगता है कि हमारे हर सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ रेखा है। क्या वाकई में रामकुमार के पिता इस बात से अनजान थे कि उनके बेटे की लाश उनके घर में दफन थी, या फिर वो अपने दूसरे बेटे अखिलेश को बचाने की कोशिश कर रहे थे? क्या अखिलेश ने ही अपने भाई रामकुमार की हत्या की थी? वैसे अखिलेश के अलावा पुलिस की शक की सुई कहीं ना कहीं रेखा पर भी थी। रेखा, सर इसको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ। चूहा मारने की दवा खाई थी। सिचुएशन क्रिटिकल हो सकता था, पर अभी ठीक है। जहर अभी बाहर है, पर रिकवर होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। हाँ तो रेखा, मामला क्या है? ऐसा क्या हुआ कि तुमने चूहे मारने का जहर खा लिया? साहब, आज तक हमने जिससे भी प्यार किया वो सब हमको छोड़कर चले गए, और इस बार भी ऐसा ही हुआ साहब। इसलिए हमने सोच लिया कि अब हम नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, सुनकर बड़ा अफसोस भी हुआ, लेकिन वो क्या है ना, मेरी भी एक परेशानी है जिसे सुनकर तुम्हें भी बड़ी तकलीफ पहुंचेगी। हमने तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड चेक किया और हमें यह पता लगा कि जिस रात नमन का खून हुआ उस रात तुम भी वहीं थी, और हम उस फैक्ट्री के मजदूर नहीं हैं जिसे तुम घुमाओ और हम घूम जाएं। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि सारा सच खुद अपने मुंह से कबूलो। ये तो अगर हम घुमाने पे आ गए ना तो ऐसा घुमाएंगे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी घूम जाएगी। चलो बोलो बोलो। साहब, हम तो नमन के साथ रहना चाहते थे। हमने तो इतना भी सोच लिया था कि हम उनके साथ भाग जाएंगे। साहब, नमन ने हमसे वादा किया था कि वो हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। और हाँ साहब, उस रात नमन ने ही हमें वहां बुलाया था। अरे हम तुम्हारे साथ है ना, काहे चिंता करती हो? अरे हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अब तो कम ख्याल रखेंगे क्या तुम्हारा? हाँ? अरे पकड़ो ना। हमें पता है कि आप हमारा हमेशा ख्याल रखेंगे। फिर हम उसके बाद वहां से अकेले निकल गए। उसके बाद साहब नमन से कौन मिला, वो कहाँ गया, हमें कुछ नहीं पता साहब। उस रात इतना कुछ हुआ। आपके बेटे को किसी ने मारा, आपके घर में उसकी कब्र खोदी, उसे दफना दिया और वहां से चले भी गए। ये सब करने में अच्छा खासा वक्त लगा होगा ब्रजेश्वर जी, और आपने कुछ भी नहीं सुना, क्यों? साहब, मैं और मेरी पत्नी उस रात भी हर रोज की तरह खाना खा के अपने कमरे में सोने चले गए। हमने कोई आवाज नहीं सुनी साहब। साहब, हमारे घर में आने के 2 रास्ते हैं, एक तो आगे का दरवाजा और एक पीछे का दरवाजा जो खेतों की ओर खुलता है साहब। वो लोग जरूर पीछे के दरवाजे से आए होंगे साहब। और साहब, रामकुमार का कमरा भी घर की दूसरी तरफ है। अगर उस कमरे में कुछ हो भी रहा होगा तो हमें उसकी आवाज नहीं आएगी। ये सब में अखिलेश नहीं हो सकता साहब। वो गुस्सा जरूर करता है, बकबक करता है, पर वो ये सब नहीं करेगा साहब। तो फिर और कौन कर सकता है? कौन कौन लोग आते थे आपके घर पे? बहुत लोग आते हैं हमारे घर पे। तो रेखा, संतोष, उसकी पत्नी। सर, हमने अब तक संतोष और नमन के घर वालों से बात नहीं किया है। संतोष की बीवी भी रामकुमार के घर अक्सर आया करती थी। हो सकता है उसने कभी कुछ देखा हो। रामकुमार के घर आना जाना होता था तुम्हारा? हाँ साहब जी, वो उनकी माँ बहुत अच्छी है, उनसे मिलाया करती थी। तुम्हारा पति संतोष रेखा का रिश्ता लेकर रामकुमार के यहाँ गया था। कैसी लड़की है वो? अरे उसकी तो बात ही ना कीजिए साहब, उसकी वजह से तो हमारा अच्छा खासा घर बर्बाद हो रहा है। चल संतोष। साहब क्या हुआ? तेरे लिए जेल में एक नया काम ढूंढना है, चक्की पीसने। अरे अरे हम क्या किए? अरे अरे साहब बोला मत। हमें सब सच पता चल चुका है कि रामकुमार और नमन को तू नहीं मारा है। क्या बोल रहे? हम काहे मारने लगे रामकुमार को? तेरी बीबी ने सारा सच उगल दिया है और तेरे सारे काले कच्चे चिट्टे खुल चुके हैं। रेखा कुछ दिन तेरे घर पे भी रही थी,
राइट? और तुम दोनों के बीच कुछ चल भी रहा था और नमन की बीवी ने हमें बताया कि नमन को कोई 5 लाख रुपए देने वाला था और वो शहर से बाहर भी जाने वाला था। तब तेरे हमने कॉल रिकॉर्ड चेक किए और पता चला कि कत्ल वाले दिन नमन ने तुझे फोन भी किया था। हेलो? और कत्ल की रात रेखा तेरे साथ भी थी। फिर क्या, सारा मामला हमारे सामने आने की तरह साफ हो गया। अब बस तेरे मुंह से सुनना बाकी है। चल बोल। साहब, ये नमनवा हमको कारखाने में तार बदलते हुए देख लिया था, जिसके बाद एक नाथ का हाथ कट गया। हमको जो करना था हम तो कर गए, लेकिन नमनवा को हम पे शक हो गया था। पूछताछ में तो कुछ बोला नहीं, लेकिन अपना मुंह बंद रखने का हमसे पैसा ईटना चाहता था। हम भी उसको पैसा का लालच दे दिए, वो हमारे जाल में फंस गया। हमको रेखा के पास कोई अच्छा नहीं लगता था। हमारी रेखा सिर्फ हमको हमारे साथ चाहिए थी। मनोहर हमसे पैसा तो इतना ही चाहता था, साथ ही साथ रेखा भी उसको चाहिए थी। जी का जंजाल बच गया था हमारे। उससे पहले रामकुमार को क्यों मारा? तो भैया हम बता रहे थे ना, राम से बेहतर लड़का रेखा के लिए और कोई नहीं है हमारी नजर में। हम भी उसको देखे हैं फैक्ट्री में काम करते हुए। बड़ा मेहनती और ईमानदार लड़का है। तो कहो तो बात चलाए। अरे भैया, नेकी और पूछ पूछ। चलो बात करते हैं, हम बात करते हैं उससे। हम रेखा को रामकुमार के यहाँ छोड़ाए। हमको लगा कि रेखा रामकुमार के यहाँ रहेगी तो किसी को शक भी नहीं होगा और हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। चाचा प्रणाम। ले आए तुम्हारी बहुरिया। कैसी है चाची? अपनी बहुरिया को देख लो भैया, शिकायत ना करना फिर। अरे मेरा राम, बस बैठा रहोगे? उठो तो देखो, ले आए। कैसी है? पसंद आई? पर 3 दिन में ही हमको उसकी याद सताने लगी। हम उससे मिलने निकले। हमको ये बात शुरू से अच्छी नहीं लग रही थी। बर्दाश्त के बाहर था हमरे कि रामकुमार भी रेखा के साथ वही सब काम करे। हम एक रात उन दोनों को देखे भी। इस वक्त कौन आया होगा? पता नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। अरे संतोष, इतनी रात के? हाँ यार, क्या बात है? मन नहीं लग रहा था ना, तो सोचा तुम्हारे साथ 2-2 पैकिंग मार लें। अरे आओ। अरे रेखा, देखो तुम्हारे भाई आए हैं। तुम दोनों भाई बहन बैठ के बात करो, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। हाँ भाई संतोष, फिर हमने सोचा कि रामकुमार ये बात सबको बता देगा। अरे बस तुम्हें गलत फहमी हो रही है ना? मेरी शादी? अरे नहीं यार, तू गलत समझ रहा है। मैं गलत समझ रहा हूँ। अगली सुबह ब्रजेश्वर चाचा घर आए और हमसे कहने लगे कि रात से रामकुमार घर नहीं लौटा। यही वो मौका था साहब जब हम ब्रजेश्वर चाचा के साथ खुले थे, और इससे किसी को हम पे शक भी नहीं होता। लाश में से बदबू ना आए और जल्दी से सड़ जाए,
इसके लिए हमने कवर फिर से खोदी, उसमें नमक डाल दिया और फिर से कवर फाड़ दी। उसके बाद हमने और रेखा ने रामकुमार और उसके पिता को संतोष पर पूरा भरोसा था और संतोष ने उनके इसी भरोसे का फायदा उठाकर अपने मकसद को कामयाब करना चाहा। संतोष अपने पहले गलत कदम को कारगर बनाने के लिए एक के बाद एक गलत कदम उठाता गया और नतीजा रामकुमार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जब जुर्म का काला पर्दा किसी की आंखों पर पड़ता है तो सही और गलत का फर्क खत्म हो जाता है और वो इंसान अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे रेखा और संतोष ने किया। अक्सर जब दिल में गलत अरमान पलते हैं तो अंजाम बुरा ही होता है। रेखा और संतोष भी अपने ऐसे ही गलत अरमानों की वजह से कातिल बन गए और आज दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना बिल्कुल गलत है। हमारे लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है कि सामने वाले पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।